आपके मूल जो 3 सुझाव रहे इस बातों पे कि भाई एक तो एमएसपी पे जब तक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ब्लैक इकोनॉमी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये दिक्कत रहेंगी पूरी दिक्कत रहेंगी, क्योंकि किसान को अगर पैसा चाहिए जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जी। अच्छा, अगर किसान को अगर अब हो गई ना बात, नहीं हो गई ना बात, अब वो सोल्यूशन अलग हटके है, अलग हटके बात नहीं कर रहा, किसान आड़ती से पैसे नहीं, इसी पे वो हो तो गई, इसी पर आधारित है। किसान ने आड़ती से पैसे लिए, आड़ती से पैसा ये बात क्लियर होगी ना। नहीं पड़ेगी। देखिए हमें समेटना भी है, आड़ती से उसे पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम रफ उसमें नहीं ले जा सकते चीजों को, हमें समेटना भी है। हम पॉइंट टू पॉइंट ही आएंगे, एक जनरल हम बातचीत नहीं कर सकते, हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर पाएंगे। समय कम है, आपका भी समय कीमती है। इसमें हमें एक तो एमएसपी पे आपने क्लियर कर दिया पॉइंट, जब तक ये ब्लैक इकोनॉमी खत्म नहीं होगी जब तक आप कुछ भी कर लीजिए किसान को लाभ नहीं, ठीक है। दूसरा आपने लैंड के लिए कहा कि कोई भी उसका कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जबरदस्ती कोई किसी के साथ, ठीक है। तीसरा आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे एमआरपी पे आपने ये कहा कि एमआरपी पे भी बात कानून बनना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे ध्यान आई है, वो मैं और बताना चाहता हूँ। जी, अभी मैं चौथी बात बोल दूं फिर बोलना। और चौथा, आपने ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अभी बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं है, उसका मैं जानना चाह रहा हूँ। उसी को लेकर मैं बोलना चाहता हूँ। जो लोग कह रहे हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर बहुत बड़े कॉरपोरेट के लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं जी, तो किसान बेचारा अगर अपनी खेती करता है वो उसको इंश्योर्ड कराता है जी, उसे इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने चक्कर कटवा देंगे उसको कोई क्लेम नहीं मिलता जी। मैंने तो सुना नहीं आज तक किसी किसान को आसानी से क्लेम मिलता हो जी। अगर वो अपनी बुआई या अपनी खेती किसी कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें फसल नहीं उगती है जी, तो कॉर्पोरेट इतना पागल नहीं है कि बिना इंश्योर्ड किए वो खेती कराएगा जी, वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकता है, ठीक है। और किसान को कोई रिस्क नहीं रहेगा, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई बाढ़ आए कुछ आए, वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेगा। किसान को उसकी जो मेहनत है और जो उसका किराया तय होगा वो किसान को पूरा मिलेगा। ये किसान को गुमराह किया जा रहा है। कॉर्पोरेट कोई हमारे देश के लोग हैं, वो कॉर्पोरेट कोई आसमान से नहीं उतर के आ गए जी। वो जब हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया इस देश ने, हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को हम अलग कर दें? जी जी जी, ना हम कैपिटलिज्म को छोड़ सकते हैं ना हम सोशलिज्म को छोड़ सकते हैं। समाजवाद भी लेके चलना पड़ेगा और पूंजीवाद भी लेके चलना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये देश का संविधान कहता है बड़े आड़ती हैं और इसको आप इतना डरिए मत, जैसे ब्याज उनको भी देते आ रहे थे, इनको भी आप ब्याज देते रहिएगा, कोई बात नहीं है, सोच एक ही होती है। नहीं, वो ब्याज वाला पॉइंट ही मैं बताना चाह रहा था जी। अगर पैरेलल इकोनॉमी खत्म होती है, समानांतर अर्थव्यवस्था, तो बैंक का ब्याज की दर मैक्सिमम 4% पे आ जाएगी। अच्छा, दूसरा बात, किसान को सुनिए नहीं आप इम्पोर्टेंट चीज बोलने इस तरह से नहीं, आप सुनिए, बोलने दीजिए। किसान को लोन नहीं मिलता है बैंक से आसानी से, किसान की शिकायत है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे हम दोबारा, मैं उसी को बता रहा हूँ। अब दोबारा आइए ना, आप दोबारा बताइएगा उसके बाद में। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे दोबारा हम आते हैं। उसमें जो स्टॉक की कैपेसिटी को इसको बहुत अनलिमिटेड करा गया है, इसमें एक बाजार पे अब ये किसान का मुद्दा नहीं है, बाजार का मुद्दा है, एक मध्यवर्गीय परिवार पे क्या इसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स देखने मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो होर्डिंग होगी जी, वो सारी कोई पैरेलल इकोनॉमी से नहीं हो सकती, ठीक है। वो गवर्नमेंट की नजरों में रहेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट देखेगी कि इन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू किया है जी, तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर भी कर सकते है। जैसे कुछ समय पहले इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जी। ऐसा नहीं है कि लोग त्राई करेंगे और गवर्नमेंट चुप बैठी रहेगी जी, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनाव लड़ना होता है जी, वोट पब्लिक देती है, लोकतंत्र है जी, कोई कॉर्पोरेट का राज नहीं है जी, कि कॉर्पोरेट चाहेगा जो मनमानी करेगा। ये सीमा क्यों हटाई गई, क्या था, क्या सीमा इसलिए हटाई गई है, मैंने बताया ना अभी आपको, आपने ध्यान से सुना, दोबारा बता देता हूँ जी। सीमा इसलिए हटाई गई कि गवर्नमेंट के पास में इतने फंड्स नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनकी पूरी क्रॉप को खरीद सके, ठीक है। उसके लिए उसने कहा कि प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे, ठीक है, उनके पास में है फंड्स, वो खरीदेंगे। तो किसान को उसकी फसल का मूल्य जो है, जो वो चाहता है वो उस पर बेचे, ठीक है। अब उसे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी फसल उगाऊं जो मेरी बिक जाएगी, जिसका मुझे भरपूर पैसा मिले। अच्छा, अगर सप्लाई किसी चीज की ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो दाम गिर जाता है। नहीं, हम फिर एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट पे आते हैं। अभी भी आपने नहीं बताया कि ये जो स्टॉक की जो लिमिट है इसको क्यों इंक्रीज करा गया है, अनलिमिटेड करा गया है? इसको इसलिए किया गया है, स्टॉक की लिमिट को अनलिमिटेड इसलिए किया गया है कि जो गेहूं, जो अनाज
जो किसान की फसल बारिश में भीगती थी, सड़ जाती थी और वो शराब के कारखानों में जाती थी, उससे बचाव होगा और जो फालतू बचेगी उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे फॉरेन करेंसी आ सकती है और बहुत से काम हो सकते हैं। ठीक है। और उस पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू पूरा मिलेगा और रेवेन्यू मिलेगा तो गवर्नमेंट हो सकता है कि किसान को सब्सिडी दे दे। एमएसपी में जितना उसे मूल्य मान लो उसे कम भी मिलता है तो किसान को हो सकता है किसी और तरीके से भरपाई कर दे। समाज को, किसान को, आम समाज को, मध्यम वर्गीय को ये डर है कि जिस तरह से पहले खेल चलता था और खूब चलता ही है, शहरों में, लोकल शहरों में भी चलता है, गाँव में भी चलता है कि चीज़ों को स्टॉक कर लिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको निकाला जाता है और ये सब मार्केट को मैनिपुलेट। ये आज हो रहा है। अच्छा, ये आज हो रहा है। किसान का आलू 6 रुपए किलो खरीदा जा रहा है और किसी भी मंडी में आप जाके 40 रुपए किलो से कम आलू नहीं खरीद सकते। और आज से 5-10 साल पहले यही आलू फसल जब आती थी 10 रुपए किलो मिलता था, आज वो आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है जो नया आलू आया है। तो ये कहाँ होर्डिंग हो रही है? अगर आप इस होर्डिंग को पकड़ेंगे और इसी व्यवस्था को चलते रहेंगे तो पैरेलल इकोनॉमी या समांतर अर्थव्यवस्था, जो गांधी के छपे हुए नोट है ना, वो सबको खरीद लेते हैं। वो उस इंस्पेक्टर को भी खरीद सकते हैं जो उन्हें पकड़ने जाएगा। और जो हो रहा है वास्तविकता यही है। और इसी वजह से वो होर्डिंग होती है और होर्डिंग होने के बाद में जेब से पैसा किसान को पूरा मिलता नहीं और आम पब्लिक की जेब से वो पैसा। शर्मा जी, यही तो डर है समाज को कि अर्थ क्रांति के सुझाए हुए जो अर्थशास्त्रीय सुझाव हैं उस पर सरकार अभी आई नहीं है। पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। नहीं आती सरकार, आपने होर्डिंग्स को भी अनलिमिटेड कर दिया है। जब तक पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, ये कैसे निश्चित होगा ये कि मार्केट जो है अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है? ये कौन डिसाइड करेगा, आप और मैं या सरकार? ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। फ्यूचर कैसे? सरकार फ्यूचर डिसाइड करेगा भाई, भविष्य के वक्ता हम ही हो सकते हैं। व्यवस्था, ये व्यवस्था से बहुत लोगों का इतना विश्वास नहीं है कि वो इस तरह से काम कर सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते लोग। चुनाव में तो लेना पड़ता है। नहीं, जरूरी नहीं है। आप चुनाव में लेना पड़ता है क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप नोटा पे जा सकते हैं। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप नोटा पे जा सकते हैं। नहीं, अब हम दूसरे उस पे आते हैं, फिर बार बार हम एक्ट पे ही जाएं, हम बहुत विस्तृत। अभी लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना हुआ है जी, और वो उसको चुन रहे हैं। चुनी हुई सरकार है, सरकार को जबरदस्ती लाके नहीं बैठ गई वहां पर। आप बस मुझे थोड़ा सा आखिर में ये बता दीजिए, एक व्यक्ति अनलिमिटेड स्टॉक करता है तो उस पर सरकार कैसे देखिए, इसमें मेजर डिफरेंस एक ही है, उसे समझ लीजिए। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ जी। आज जो स्टॉक हो रहा है वो नंबर 2 के पैसे से कैश इकोनॉमी में हो रहा है जी। उसका पता नहीं है कहाँ हो रहा है जी। जब नंबर 1 के पैसे से कॉर्पोरेट खरीदेगा जी, बिल परचेज से खरीदेगा, वो सरकार की नजर में रहेगा कि यहाँ पर इतना स्टॉक ये करके रख रखा है जी, 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 जी। और अगर वो उसके अनाप शनाप दाम लेगा तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाते, जैसे ये एक्ट लाए, सरकार को दोबारा लाते हुए देर नहीं लगती, 2 मिनट लगेंगे जी, जी, जी। सरकार अपनी किरकिरी कभी नहीं करवाना चाहती जी, ना करवाना चाहेगी। और जब पब्लिक चिल्लाएगी तो ये करना पड़ेगा सरकार को। सरकार कोई दादा थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपने विस्तृत ज्ञान से और अर्थ क्रांति के अपने विस्तृत अनुभव से हमें समझाया कि एमएसपी को कैसे रखा जा सकता है, उसको कैसे देखा जा सकता है, किसान की आय को कैसे सुरक्षित करा जा सकता है, और लैंड के लिए भी जो किसानों का एक डर है उसके बारे में भी आपने बताया, कुछ कानून के बारे में बताया, उस पर विश्वास भी आपने जताया। तीसरा पॉइंट आपने स्टॉक के बारे में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत अनलिमिटेड स्टॉक के रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला, और ब्लैक इकोनॉमी के रूप का भी आपने बताया कि किस तरह से वो देश को ख़राब कर रही है, खोखला कर रही है, और आपने उसका सुझाव भी दिया कि इकोनॉमी को किस तरह से सुदृढ़ करा जा सकता है, और जो उसके छिद्र हैं उसको भी कैसे दबाया जा सकता है या बंद करा जा सकता है, और देश को कैसे उन्नति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इसमें चलते चलते सिर्फ मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव ये शेयर करना चाह रहा हूँ। एक CSR फंड होता है 2% जो कि कॉरपोरेट को देना होता है सोशल वर्क के लिए, और वो NGOs को देती है। और मजे की बात यह है कि ये बताया जाता है कुछ 26 लाख करोड़ रुपए का है। हो सकता है मेरे आंकड़े भी गलत भी हो सकते हैं, ये 1000 करोड़ भी हो सकता है, और हो सकता है उससे कम भी हो। मूल बात यह है कि वो CSR फंड पूरा नहीं लगता है। कॉरपोरेट ने अपनी अपनी ट्रस्टें बना रखी हैं और वो उसी में घूमता है, उसी में टैक्सेस हो जाते हैं, उसी में सब कुछ हो जाता है, और वो खेल जो ट्रस्ट का है, जो सोशल वर्क का है, वो सब हो जाता है, और जो काम कर रहे होते हैं सोशल वर्क का उनको भी नहीं पता चलता,
और गवर्नमेंट को भी ये कागज़ पूरे हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सोशल एक्टिविटीज़ हुई हैं और कॉर्पोरेट के उसमें पैसा आ जाता है। तो कॉर्पोरेट इतना सीधा साधा है, सच्चा है और देश की प्रगति में आगे बढ़ रहा है। और हम दुआ करते हैं कि कॉर्पोरेट को और सरकार को और हमारे पूरे देशवासियों को भगवान सद्बुद्धि दे, जो हम सब मिलकर एक ही ताल के साथ देश की प्रगति में अग्रसर हो सकें। और जो आपसी मतभेद हैं और जो आपसी हमारे लालच हैं या जो आपसी हमारे जो नासमझी है उसको हम दूर कर सकें। और कॉर्पोरेट, समाज, सरकार, किसान और छोटे छोटे ट्रेडर्स, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे काश्तकार, छोटे छोटे मजदूर और सभी इस सरसों के खेत की तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और खिलखिलाते रहें। हरनंदी कहीं से प्रशांत वत्स, जय हिंद, जय भारत।